Assalamu alaikum. I'm going to wait for more of your classmates to join before starting. So अभी जो हैं इधर वो please wait करें 5 मिनट. ओके आज की लैब स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू आस्क कि अभी लास्ट वीकेंड पे आप लोग कीट गए होंगे तो आप लोगों ने कौन कौन सी लैब परफॉर्म की हैं? क्या आप लोग ने ओम्स लॉ वाली लैब परफॉर्म कर ली है? नो मैम। आप लोगों ने कौन सी लैब परफॉर्म की है? मैम फोटो सेल वाली परफॉर्म की थी हमने। दैट्स लाइक अ और वन हाफ ईयर एन टैब आवर पर लैब. स्टोरेज एक्सप्लेन तो पहले से किया हुआ था तो सिर्फ एक ही की ओम्स लॉ वाली नहीं की है आप लोगों ने? मैं वन ईयर टैब पर स्टोरेज की थी, कोई नई लैब नहीं की, पुरानी लैब्स ही परफॉर्म की हैं जो अच्छा, मतलब पुरानी. ऑनलाइन हो चुकी। जी जी, पुरानी ही करनी थी. ओम्स लॉ वाली तक नहीं पहुंचे आप लोग? नो मैम। ओके. आप लोग की हाफ स्टूडेंट्स की सैटरडे को हुई होगी, हाफ की संडे को, राइट? नो मैम, संडे को ही कंडक्ट की थी हमारी क्लासेस। अलग अलग टाइमिंग्स पर। ओके. ओके. अच्छा चले, मैं अभी आज की लैब करवा देती हूँ. अगेन होगा वही कि परफॉर्म हम लोग कीट में करेंगे बिकॉज कीट इज़ नाउ ओपन. तो लाइक ऑन द वीकेंड्स तो परफॉर्म आप लोग कीट में ही करेंगे. बट अभी मैं इसकी थ्योरी समझा दूंगी विस्कोसिटी वाले की. आप लोगों को ओम्स लॉ वाली लैब याद है लास्ट वीक वाली? वैसे जब करेंगे तब आपको प्रॉब्लली उस वक्त भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे. बट अभी फॉर नाउ मैं आपको विस्कोसिटी वाली लैब का समझा रही हूँ और वो भी आप लोग इंशाल्लाह परफॉर्म संडे को ही करेंगे. प्लीज़ प्लीज़ अपने रोल नंबर लिख दीजिए चैट पर. प्लीज़ मेक श्योर योर रोल नंबर्स आर नोटेड ऑन द चैट क्योंकि फिर उसी की अटेंडेंस लगेगी जिनके रोल नंबर चैट पर लिखे होंगे.
ओके, आज की है लैब नंबर 7। ये है विस्कोसिटी वाली लैब। आप लोगों को पता है विस्कोसिटी होती क्या है? हम गाढ़ापन कहते हैं। थिकनेस या थिननेस ऑफ एनीथिंग, एनी लिक्विड। या बेसिकली कि लिक्विड कितना गाढ़ा है उसको आप बेसिकली विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी अगर इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स बात की जाए, ऑफ कोर्स हर चीज़ की डेफिनेशन, जो साइंटिफिक डेफिनेशन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, स्पेसिफिक होती है बहुत ज़्यादा। गाढ़ा होना, थिक होना, दैट इज़ अ कम्प्लीटली एक्यूरेट डेफिनेशन। बट अगर हम फिजिक्स की टर्म्स में देखें तो फिजिक्स की टर्म्स में विस्कोसिटी फ्लूइड की, किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जो अगर आप उस फ्लूइड में कोई भी चीज़ डालेंगे तो वो उसको, ये अगर फर्ज करें आपने कोई बॉल डाली है, इस बॉल को कितनी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी नीचे जाने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए, कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के लिए, वो कहलाती है उस लिक्विड की विस्कोसिटी। ऑफ कोर्स अगर लिक्विड ज़्यादा गाढ़ा होगा, शहद की तरह गाढ़ा होगा, तो वो अगर आप शहद में कुछ डालेंगे उसको बहुत देर लगेगी नीचे पहुंचने में। अगर आप एक ग्लास में शहद लेते हैं और एक ग्लास में आप पानी लेते हैं और उसमें आप एक ही साइज के कोई मार्बल टाइप कोई चीज़ डालते हैं, बॉल टाइप, तो उसमें आप देखेंगे, आप खुद ही देख सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बाकायदा कि जो शहद है उसमें ज़्यादा देर लगेगी नीचे पहुंचने में कंपेयर टू पानी के। इनफैक्ट ठंडे और गर्म पानी की भी विस्कोसिटी अलग होती है। सही है। तो इन फिजिक्स टर्म्स विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है किसी भी मटेरियल को व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ फ्लूइड। सही है। विस्कोसिटी जो डिफाइन करते हैं वो हर चीज़ का लॉ होता है, ग्रेविटी का भी लॉ है, हर चीज़ का लॉ होता है फिजिक्स में जनरली स्पीकिंग। तो विस्कोसिटी को जो हम डिफाइन करते हैं वो स्ट्रोक्स लॉ से करते हैं। स्ट्रोक्स लॉ आपका ये कहता है, स्ट्रोक्स वाज अ साइंटिस्ट, उसके उसके ही नाम पर ये लॉ है। वो बेसिकली ये कहता है अगर आपका कोई स्फेरिकल सरफेस क्यों चूज की गई है इस एक्सपेरिमेंट में, या जनरली स्पीकिंग जब हम इन चीज़ की फिजिकल चीज़ों की बात, लाइक फिजिकल मेजरमेंट्स की बात कर रहे होते हैं, तो हम ज़्यादातर स्फेरिकल या सर्कुलर बॉडीज ही क्यों चूज करते हैं? मिस, क्योंकि उनका मास शायद कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यस यू राइट, बट अदर देन दैट खासतौर पे जब ट्रैवलिंग की हम बात कर रहे हैं, जब हम किसी चीज़ के मोशन की बात कर रहे हैं, तो जो एरोडायनेमिक्स इफेक्ट होते हैं वो कम हो जाते हैं। आप लोग सब के सब एवियोनिक्स के हैं, राइट? एवियोनिक्स के स्टूडेंट आप लोग आगे जाके मोस्ट ऑफ योर most of your physics based interactions will be based on कि इसके एरोडायनेमिक्स क्या हैं, क्योंकि जहाज के जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि उसके एरोडायनेमिक्स कंट्रोल करना, पर्टिकुलर शेप उसी वजह से होता है, गाड़ी का, जहाज का, सबका। सही है। तो सबसे जो नेचुरली सबसे कम एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है बेसिकली हवा में जब आप चल रहे हैं नॉर्मल हवा में, तो सबसे कम रेजिस्टेंस जिस शेप को फेस करनी पड़ती है वो सर्कुलर फेस है। सही है, क्योंकि बेसिकली अगर बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बात करें तो हवा इधर से स्लाइड हो जाती है, इधर से स्लाइड हो जाती है जनरल, लाइक अगर बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल टर्म्स में बात करें, बट जो है वो ऑफ कोर्स एरोडायनेमिक्स इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। अच्छा, मैम स्ट्रीमलाइन शेप नहीं सही होती हवा में? वो आगे से बेसिकली इस तरह का सर्कुलर टाइप ही होना चाहिए ताकि जी मैम। आपके पास हवा, इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स, जो है वो हवा बेसिकली इधर से स्लाइड कर जाए, इधर से स्लाइड कर जाए। अगर आपके पास बिल्कुल फ्लैट होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, इसीलिए सर्कुलर, जनरली स्पीकिंग फिजिक्स के लॉज जो प्रूव होते हैं वो सर्कुलर बॉडी के हिसाब से ही होते हैं। अच्छा,
अगर आप स्ट्रोक्स ने एक बेसिकली फिजिकल एक्सपेरिमेंट आपको डिजाइन करके दे दिया था और उसके हिसाब से उसने वो लॉ बनाया था, सही है। अच्छा, इसमें स्ट्रोक्स ने बोला था कि अगर आप किसी स्फेरिकल बॉडी को एक इनफाइनाइट लेंथ के किसी भी ट्यूब में डालें, बेसिकली कॉलम का मतलब इन, अगर आप एक्सपेरिमेंट के लिहाज से बात करें तो वो ट्यूब ही होगी, सही है। इनफाइनाइट कॉलम का मतलब बेसिकली ये है कि आपके पास जो इस स्फेयर का जो साइज है उसके कंपैरेटिवली ये जो आपकी ट्यूब है ये बहुत लंबी है, ये बेसिकली पाइप की तरह लंबी है। ऑफ कोर्स देयर इज नो सच थिंग एज एन इनफाइनाइट लेंथ। तो आपके पास relatively relative to the size of this sphere आपके पास जो इस कॉलम का साइज है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, सही है ना। और उसमें आपने कोई हाईली विस्कस लिक्विड डाल दिया है। विस्कस, अगर आप बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें, विस्कस लिक्विड वही होता है जो गाढ़ा होता है। आपके पास डीजल, आपके पास जो ऑयल होता है उसकी विस्कोसिटी अलग होती है, इनफैक्ट पेट्रोल की विस्कोसिटी अलग होती है, डीजल की विस्कोसिटी अलग होती है आपके पास, सही है। तो आपके पास जितना ज्यादा विस्कस, जितना ज्यादा गाढ़ा होगा आपके पास लिक्विड, उतना ज्यादा वो विस्कस होगा। अच्छा, इस स्ट्रोक्स ने क्या कहा कि अगर आपके पास एक स्फेयर बॉडी है, वो एक इनफाइनाइट लेंथ के किसी कॉलम में से ट्रेवल कर रही है और उस कॉलम में आपने कोई हाईली विस्कस मटेरियल डाल दिया है, दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा मटेरियल है वो। तो ये जो सर्कल है ये बेसिकली कुछ लिक्विड को अपने साथ नीचे ड्रैग करते हुए लेके जाएगा, सही है ना। ऑफ कोर्स जब आप, अगर ये आप नेचुरली भी अगर आप सोचें, अगर आप शहद में से आप किसी भी, फॉर एग्जांपल जो मार्बल की बॉल्स होती हैं उनको आप डालें, नेचुरली यू विल लाइक, अगर आप उस चीज़ को विजुअलाइज करें तो यू विल विजुअलाइज कि आपके पास ये जो स्फेयर है ये कुछ ना कुछ शहद को नीचे अपने साथ खींचते हुए लेके जा रहा है, सही है ना। इनफैक्ट जो बहुत ज़्यादा गाढ़े मटेरियल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जो आपके पास गाढ़े लिक्विड्स होते हैं, उनमें तो बाकायदा आप एक शेप भी देख सकते हैं, वो बाकायदा एक फॉर्म हो जाता है यूं करके, इस तरह से आपके पास, बट मेबी आप नॉर्मल लिक्विड में ना देख सकें, सही है। तो ये जो स्फेयर है, बिकॉज इट इज ड्रैगिंग सम लिक्विड बिलो विद इट, तो ये एक रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। रिटार्डिंग फोर्स बेसिकली वो रेजिस्टेंस होती है जो बॉडी एक्सपीरियंस करती है फ्लूइड में ट्रैवल करते हुए। तो ये जैसे आप अगर बहुत तेज हवा चल रही हो तो आपको फील होगी, आपको हवा की रेजिस्टेंस फील होगी टुवर्ड्स मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन अगर हवा नहीं भी चल रही है तब भी देयर इज सम एयर रेजिस्टेंस दैट यू एक्सपीरियंस ऑल द टाइम, बट ऑफ कोर्स जब आप यू डोंट रियली नोटिस इट। बट अगर बहुत तेज हवा चल रही हो ऑपोजिट डायरेक्शन में और आप आगे की तरफ जाना चाह रहे हो तो यू विल फील दैट रेजिस्टेंस। तो लिक्विड में जो बॉडी एक्सपीरियंस करती है रेजिस्टेंस आगे फ्लो करते हुए, उसको आप कहते हैं रिटार्डिंग फोर्स, सही है। स्ट्रोक्स ने जो ये लॉ बनाया है, ये बनाया है लिक्विड्स में ट्रेवल करते हुए, सही है। इसका जो बेस लाइन है, लाइक रिलेटिव टू व्हाट, रिलेटिव टू, अगर इस ट्यूब में कुछ भी ना हो, इस ट्यूब में कोई लिक्विड ना हो, सिर्फ हवा हो, उससे रिलेटिव इसका ये कितनी जल्दी बेसिकली समझने नीचे जाएगा, सही है। वो डिपेंड करता है आपके पास फ्लूइड की विस्कोसिटी पर, सही है। तो ये जो स्टोक्स का विस्कोसोमीटर होता है, ये आपके पास मेजर करता है विस्कोसिटी कंपेयर टू, अगर आपका आइटम फ्री फॉल में हो, दैट मीन्स कि इस जो ट्यूब है इसके अंदर कोई लिक्विड ना हो, इसके अंदर सिर्फ एयर हो, सही है। अच्छा, स्टोक्स ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद उसने एक फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला बेसिकली क्या था?
फॉर्मूला था आपने किसी अननोन मटेरियल, अननोन लिक्विड की विस्कोसिटी फाइंड करनी है। बेसिकली आपने फाइंड करना है कितना गाढ़ा है, सही है ना। उसको फाइंड करने के लिए स्टोक्स ने जो फॉर्मूला बनाया वो ये था, ईटा, ईटा बेसिकली इज द विस्कोसिटी ऑफ योर लिक्विड is equals to 2 pi r square 2 r square g d minus capital D upon 9 v naught। अच्छा, स्मॉल आर जो है ये आपका, क्योंकि स्टोक्स ने ये जो लॉ बनाया है ये स्फेयर बॉडी के लिए बनाया है, राइट। तो आपके पास आर इज द रेडियस ऑफ योर जो भी आपके पास स्फेरिकल बॉडी है उसका रेडियस है आपके पास। जी आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन है ग्रेविटी, सही है ना। क्योंकि ये नीचे जो ट्रेवल कर रहा है वो ग्रेविटी की वजह से ही कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ग्रेविटी विल बी अ थिंग इन दिस फॉर्मूला। कैपिटल ये स्मॉल डी जो है ये आपके पास है डेंसिटी ऑफ, आपके पास जो भी आपके पास स्फेयर बॉडी है उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप दो फर्ज करें आयरन की बॉल्स लेते हैं, सही है ना, एक आयरन की बॉल अंदर से बिल्कुल खोखली है और एक आयरन की बॉल आपके पास बिल्कुल वो लाइक कंप्लीटली थ्रू एंड थ्रू वो आयरन की बनी हुई है, उसके अंदर कोई लाइक एयर नहीं है, वो खोखली नहीं है बेसिकली। तो आपके पास दोनों जो बॉल्स हैं वो अगर आप नेचुरली भी, अगर आप फ्री फॉल में भी देखें तो आपके पास वो बॉल्स डिफरेंट, उनको दोनों को फ्री फॉल में आप दोनों को डिफरेंट टाइम लगेगा नीचे तक पहुंचने में, अगर आप किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से फेंक रहे हैं। तो इसी तरह से आपके पास अगर लिक्विड में वो फ्लो कर रही है तब भी आपके पास डिपेंड करता है कि आपके पास एक्चुअली जो आप बॉल फेंक रहे हैं उसकी डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी इज बेसिकली कि उसके अंदर कितना मटेरियल पैक्ड है, वो अंदर से खोखली तो नहीं है, सही है। उसके बाद कैपिटल डी जो है वो आपके पास है डेंसिटी ऑफ योर मटेरियल, ये वाला जो आपके पास मटेरियल है इसकी डेंसिटी क्या है। डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? What is this? Mass per unit volume. Just in simple terms, what is density? Not a Miss physics. per unit per unit of volume. नहीं, बिल्कुल लेमैन टर्म्स में व्हाट इज डेंसिटी? मिस कितना सब्सटेंस है किसी भी चीज के अंदर। यस, बेसिकली आपके पास अगर आप बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझना चाहें, आई थिंक कि आपके पास ये जो डेफिनेशंस होती हैं इनको अगर आपने ट्रूली समझना है तो इनको आप बिल्कुल ही लेमैन टर्म्स में समझें। जो पर यूनिट वॉल्यूम वगैरह होता है इनसे कोई दिमाग में बैठने वाला नहीं होता वो। अच्छा, डेंसिटी किसी भी चीज़ की, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो, सही है ना। डेंसिटी इज बेसिकली कि आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया में, नॉर्मली वो एरिया आपके पास पर्टिकुलर वॉल्यूम में, सही है, बेसिकली 3 डायमेंशनल एरिया में आपके पास कितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स पैक हुए हैं, सही है ना, ऑफ दैट मटेरियल। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास खोखली आयरन की बॉल है, सही है ना, तो उसमें जो आयरन के पार्टिकल्स होंगे फॉर एग्जांपल पर क्यूबिक एरिया में, पर क्यूबिक वॉल्यूम में, उसमें आपके पास जो वॉल्स होंगी उसमें तो आयरन के पार्टिकल्स तो होंगे, बीच में एयर के पार्टिकल्स होंगे, तो वो उस आयरन की बॉल की डेंसिटी में काउंट नहीं होंगे, सही है। अगर आपके पास कोई आयरन की बॉल है जो अंदर से खोखली नहीं है, सही है, तो उसके अंदर पूरे एरिया में, पूरे के पूरे वॉल्यूम में आपके पास आयरन के ही पार्टिकल्स होंगे, तो दैट मीन्स कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। इन शॉर्ट, डेंसिटी इज बेसिकली कि आपके पास एक पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल एरिया में, सही है, बेसिकली 3D जो आपके पास एरिया है उसमें आपके पास
कितना ज़्यादा मटेरियल उस पर्टिकुलर चीज़ का पैक हुआ हुआ है। अगर आपके पास उस चीज़ का मटेरियल पैक नहीं हुआ हुआ है तो ऑफ कोर्स एयर होगी उसके अंदर, इफ़ यू आर ऑन अर्थ, राइट। अगर आप एयर के पार्टिकल्स होंगे, दैट डज नॉट काउंट। आपके पास काउंट जो होता है वो सिर्फ आपके पास वो होता है कि कितना कितना वो वाला पर्टिकुलर मटेरियल पैक हुआ हुआ है, सही है ना। दैट इज कॉल्ड डेंसिटी, चाहे वो लिक्विड की हो चाहे वो सॉलिड की हो, सही है। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा विस्कोसिटी होगी। डेंसिटी बेसिकली आपको क्या कह रही है कि आपके वॉल्यूम में कितना ज्यादा मटेरियल पैक हुआ हुआ है। डेंसिटी भी सॉर्ट ऑफ यही चीज मेजर कर, सॉर्ट ऑफ इसी चीज के हिसाब से चल रही है। विस्कोसिटी इज बेसिकली कि आपके पास कितनी रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस कर रहा है मटेरियल, राइट। अच्छा, आपके पास ये वाला जो वी नॉट है, ये आपके पास कहलाता है टर्मिनल वेलोसिटी। ये वो वेलोसिटी नहीं है जो आप मेजर कर रहे हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी होता है स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड पर यूनिट एरिया, राइट। ये वाला जो वी नॉट है इस वाले फॉर्मूले में, ये वो वाला वी नॉट, ये वो वाली वेलोसिटी नहीं है जो आप डायरेक्टली इधर से देख के इस बॉल की वेलोसिटी आप बता सकें। दैट इज योर ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी, सही है ना। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए आपके पास अलग फॉर्मूला है। टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास डिपेंड करती है वी, जो भी आप जो जितनी स्पीड से आपके पास क्या नाम है मटेरियल फ्लो कर रहा है डाउन, दैट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2.5 आर अपॉन कैपिटल आर। अगेन स्मॉल आर आपके पास जो आपके पास स्फेरिकल बॉडी है उसका रेडियस है, और कैपिटल आर आपके पास ये वाला जो मिस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होगी ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जी सॉरी गलत लिखा हुआ था। अच्छा, ये आपके पास जो ग्लास का रेडियस है, ग्लास की ट्यूब का वो रेडियस है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ कैपिटल आर जो लिखा हुआ है इज द इनर रेडियस ऑफ द ग्लास ट्यूब। इनर रेडियस क्यों यूज किया है? यानी ग्लास को काउंट करना है itself। या बेसिकली हमने ग्लास को काउंट नहीं करना है, हमने वो एरिया काउंट, वो वाला एरिया काउंट करना है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है। तो जब भी हम इनर रेडियस ले रहे हैं ग्लास ट्यूब का, इसमें आपके पास वो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज वाली जो आपने एक्सपेरिमेंट की थी, दैट इज वेयर यू विल मेजर, दैट इज हाउ यू विल मेजर दिस इनर रेडियस ऑफ दैट ग्लास ट्यूब, सही है। तो ये आप किसी भी मटेरियल की विस्कोसिटी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। अच्छा, आपने जो लैब करनी होगी वो फिर आपको, आपने एक्चुअली करना क्या है लैब में, वो आपको क्या नाम है लैब में ही बता दिया जाएगा। बट बेसिकली आप लोगों ने डिफरेंट चीज़ें मेजर करनी होंगी। अगेन रेडियस ऑफ योर ट्यूब, रेडियस ऑफ, अच्छा डायमीटर ऑफ योर ट्यूब, डेंसिटी, ये आपको चीज़ें गिवन होंगी और आपने डिफरेंट जो कैलकुलेशंस हैं वही करनी होंगी, सही है। आपने कैलकुलेट भी करना होगा और आपने बेसिकली आपकी जो ऑब्जर्वेशन होगी इसमें, वो आपके पास सिर्फ ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी की है। ऑब्जर्व बेसिकली आपने जो मेजर, आप जो ऑब्जर्व करेंगे वो आपके पास सिर्फ ऑब्जर्व वेलोसिटी होगी। बाकी आप जो ऑब्जर्वेशन होगी आपकी, बाकी आप लोग रेडियस ऑफ ग्लास ट्यूब आप लोग वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज वगैरह उससे करेंगे, और या रेडियस आपको प्रॉब्ली गिवन होगा और बस आप लोग ने ये कैलकुलेशंस ही करनी होंगी। अगर आपने विस्कोसिटी निकालनी है, विस्कोसिटी निकालने का डायरेक्ट तरीका नहीं होता है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी निकाल रहे हैं तब भी वो भी यही फार्मूला यूज़ करेगा, सही है। तो आप लोगों ने बेसिकली फार्मूले के थ्रू निकालनी होगी। बट आप जो मेजरमेंट्स करेंगे वो आप वेलोसिटी की करेंगे और रेडियसेस की करेंगे। मिस वो मिड टर्म में प्रैक्टिकल्स आएंगे। जी अभी जो मिड टर्म होगा उसमें प्रैक्टिकल्स आएंगे। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। मिस मैं कह रहा हूँ कि मिड टर्म में प्रैक्टिकल्स आएंगे क्या?
ये बात आपको सही से सर सिराज बताएंगे, बिकॉज लाइक आई सेड दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम टेकिंग अ लैब। मैं कोर्स इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। वैसे लैब्स के मिड टर्म होते तो हैं, एज फार एज आई नो। ओ, सही में। आप लोगों को मिड टर्म की कोई टाइमलाइन आई है? बस थोड़ी सी बस डेट दी है कि इस डेट से इस डेट तक होंगी, लेकिन मार्च में शायद है। जी जी मार्च में जी ही होते हैं, मिड ऑफ मार्च में होते हैं। नॉर्मली स्पीकिंग मिड ऑफ मार्च में होता है, लेकिन ये सेमेस्टर बिल्कुल टाइम पे शुरू हुआ है, तो देयर इज नो रीजन फॉर मिड टर्म्स टू बी डिलेड। एनीवेज, डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? मिस एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी मिस ये वो जिस जो जैसे कोई मटेरियल ज्यादा डेंस भी है अगर बहुत हाईली, तो तब भी उसमें थोड़े नेग्लिजिबल एयर पार्टिकल्स तो होंगे। जी, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। सही। जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जो मैंने लास्ट एक्सपेरिमेंट में भी लास्ट प्रैक्टिकल में ही बोला था कि जिन चीज़ों का ज़्यादा असर नहीं हो रहा होता ना, उनको हम इग्नोर करते थे जस्ट टू मेक आवर कैलकुलेशंस ईजियर। अब जैसे ये विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी आपके पास टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी थोड़ी बहुत, बहुत थोड़ी सी, सही है, बट जनरली स्पीकिंग रूम टेम्परेचर पे यू विल नॉट ऑब्जर्व अ डिफरेंस इन दैट, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। Any other questions? नो मिस। Okay, should I just end the session? Please अपनी attendance लगा दीजिए chat पे। सबने अपनी attendance लगा दी है chat पे? मिस अभी लगा। Please अपनी attendance लगा दें, उसके बाद I'm going to end the session. Okay, I hope आप सबने अपनी attendance लगा दी है. I'm just going to end the session now. Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।